हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस माइंडसेट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम 6th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 8 करने वाले हैं, जो कि है इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब हम इंडिया का क्लाइमेट देखने वाले हैं, वेजिटेशन देखने वाले हैं एंड वाइल्ड लाइफ देखने वाले हैं। वेदर की बात कर रहे हैं। वेदर क्या होता है? वेदर इज अ डे टू डे चेंज इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो डे टू डे चेंज होता है उसे हम वेदर कहते हैं। जैसे लेट से अगर आज बारिश हो रही है तो ये आज का वेदर है। अगर धूप निकली है तो ये आज का वेदर है। लेट से क्लाउडी है तो ये आज का वेदर है। तो ये जो मौसम का मिजाज होता है ये वेदर कहलाता है। ठीक है, तो ये चेंज जो है वेदर में, चेंज किस फॉर्म में हो सकता है? वेदर का टेम्परेचर अलग हो सकता है। लेट से आज का टेम्परेचर 36 है, कल का 38 हो, मे बी फिर 28 हो। तो कभी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, कभी टेम्परेचर कम होता है, ठंड ज़्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर मॉडरेट होता है। रेनफॉल, कभी बारिश हो रही है, कभी क्लाउडी है, कभी बहुत हैवी हो रहा है, कभी कम हो रहा है। तो ये चेंज रेनफॉल में चेंज हो सकता है। सनशाइन में चेंज हो सकता है, कभी क्लाउडी है, कभी सन शाइन कर रहा है, कभी इंटेंस धूप है, कभी कम है। तो ये चेंजेस वेदर में हमको देखने को मिलता है, टेम्परेचर में, रेनफॉल में एंड सनशाइन में। मेजर सीजन्स इन इंडिया, इंडिया में जो मेजर सीजन्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। बेसिकली देयर आर 4 सीजन्स इन इंडिया: विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन एंड ऑटम सीजन। जो विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन को ही हम कोल्ड वेदर सीजन कहते हैं, जो कि दिसंबर से लेके फरवरी तक होता है। और जो समर सीजन होता है इसे ही हम हॉट वेदर सीजन कहते हैं, जो कि मार्च से लेके मई तक होता है। रेनी सीजन की बात करें तो इसे ही साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। साउथ वेस्ट मानसून सीजन इसलिए कहा जाता है कि इस टाइम पे जो रेन है वो साउथ वेस्ट मानसून क्लाउड्स लेकर आता है और उसकी वजह से बारिश होती है, इसीलिए इसे साउथ वेस्ट मानसून सीजन भी कहते हैं। ये जून से लेके सितंबर तक होता है। ऑटम सीजन की बात करें, ऑटम सीजन को सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। ये अक्टूबर से नवंबर तक होता है। अब हम इंडिविजुअल एक एक सीजन को देखते हैं। लेट्स टॉकिंग अबाउट द विंटर और द कोल्ड वेदर सीजन। विंटर और कोल्ड वेदर सीजन की बात करें तो इस टाइम पे जो सन रेज होते हैं वो डायरेक्टली फॉल नहीं करते। अर्थ के सरफेस पे सन रेज जो है वो स्लैंटिंग पोजीशन पे फॉल करते हैं, जिसकी वजह से जो हीट है वो कम होता है, लो होता है और टेम्परेचर भी लो होता है। तो विंटर सीजन में याद रखने वाली बात ये है कि जो सन के रेज होते हैं वो स्लैंटिंग वे में फॉल करते हैं अर्थ सरफेस पे, इसकी वजह से टेम्परेचर लो होता है और ठंड। नेक्स्ट समर और हॉट वेदर सीजन की बात करते हैं। समर और हॉट वेदर सीजन में क्या होता है कि जो सन रेज फॉल मोर और लेस डायरेक्टली। अगर ये अर्थ का सरफेस है तो जो सन है, सन की जो किरणें हैं, सन की जो रेज है वो अर्थ के ऊपर ऑलमोस्ट डायरेक्टली फॉल करती हैं। इसीलिए जो सन की, क्योंकि सन रेज डायरेक्टली अर्थ पे फॉल कर रही हैं, इसीलिए जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और एज अ रिजल्ट जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इस सीज़न पे हमें गर्मी फील होती है। हॉट एंड ड्राई winds called लू blow during the day. इस लू क्या है? लू इज अ हॉट एंड ड्राई wind that blows during the day and it is very harmful. Is southwest monsoon season or rainy season marked by the onset and the advance of monsoon. साउथ वेस्ट मानसून या रेनी सीजन में क्या होता है? ये मार्क्ड बाय ऑनसेट, मानसून का ऑनसेट होता है और मानसून एडवांस करता है इस टाइम पे। द विंड ब्लोज फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। लेट्स से अगर ये हमारा पेनिनसुलर वाला पार्ट है, यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। गर्मी की वजह से यहाँ पे सी में प्रेशर बनेगा, है ना, और विंड्स अरेबियन सी से लैंड की तरफ मूव करेंगी और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ मूव करेगी। ये होता है कि जो विंड है, मानसून का विंड है, वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ मूव करता है।
दे कैरी मॉइस्चर विद देम, और ये जो मानसून के जो विंड्स हैं वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेकर आती हैं। और व्हेन दिस विंड स्ट्राइक्स द माउंटेन बैरियर एंड रेनफॉल ऑकर, जब ये विंड्स जो बहुत सारी मॉइस्चर लेके आ रही है माउंटेन बैरियर से टकराती हैं, तो अपने साथ जितना भी मॉइस्चर लेके आ रही है उसे इन द फॉर्म ऑफ वाटर रेन्स वो नीचे गिरा देती हैं, और यही जो होता है ये मानसून रेनफॉल कॉज करता है। नेक्स्ट इज द ऑटम और द रिट्रिएटिंग मानसून। ऑटम और रिट्रिएटिंग मानसून की बात करें तो विंड्स मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। मानसून के समय जो मेनलैंड में वाटर से मेनलैंड के समय जो विंड्स आई थी ये अब वापस मेनलैंड से फिर से सी की तरफ वापस आ रही हैं। ये जो होता है ये रिट्रिएटिंग मानसून कहलाता है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु आंध्र प्रदेश रिसीव्स रेनफॉल इन दिस सीजन। जब ये एयर वापस मेनलैंड से सी की तरफ आती है तब यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है यहीं पर मोस्टली बारिश होती है, और इसे ही हम रिट्रिएटिंग मानसून कहते हैं। नेक्स्ट इज द क्लाइमेट। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। जैसे कि हमने देखा कि वेदर क्या होता है, वेदर जो होता है वो डे टू डे चेंज होता है, लेकिन जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट क्या होता है कि एवरेज एवरेज जो वेदर हम नोटिस करते हैं मैनी ईयर्स में, जो नोटिस करते हैं कि इस टाइम पे एवरेज वेदर का कंडीशन ऐसा रहता है, तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। कि जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है वो कौन से टाइप का है, वो मॉनसून टाइप का है। मॉनसून जो वर्ड है वो एक अरेबिक वर्ड है जिसे मौसीन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीजन। Due to India's location in the tropical region, most of the rain is brought by monsoon wind। क्योंकि इंडिया का लोकेशन ही ऐसा है, लोकेशन क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में है, इसीलिए जो मेजॉरिटी ऑफ रेन है उसको कौन लेके आता है, मॉनसून विंड लेके आता है। और ये जो मॉनसून विंड है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और इंडिया जो है वो रेन के लिए सोलली मॉनसून पर डिपेंडेंट होती है। और एज वी ऑल नो कि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर रल इकोनॉमी, इसीलिए हमारे लिए जो ये मॉनसून रेन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर देयर इज़ डिले इन मानसून, अगर मानसून में डिले होगा तो क्या होगा, हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाएगी, वाटर लेवल इफेक्ट हो जाएगा, और जो समर का ड्यूरेशन है वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, वाटर का जो ग्राउंड लेवल है वो भी नीचे चला जाएगा, और जो समर का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी। तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, मतलब जो क्लाइमेट है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला तो है लोकेशन, लोकेशन की पर्टिकुलर एरिया का लोकेशन क्या है। दूसरा एल्टीट्यूड, उसका हाइट कितना है। तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो भी रीजन की बात कर रहे हैं, जिस भी रीजन की क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो उसका डिस्टेंस सी से कैसा है, और वहाँ की रिलीफ कैसी है। तो ये जो चार फैक्टर्स हैं वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर्स और व्हाट आर द things that affects the climate is location, altitude, distance from sea and relief. Because of this factor there is a regional difference in the climate of India। as you all know कि ये जो इंडिया एक वास्ट कंट्री है, उसका जो एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, रिलीफ, लोकेशन सब चेंज होते जाता है। एक नॉर्थ इंडिया का लोकेशन साउथ इंडिया के लोकेशन से बहुत डिफरेंट है, सेंट्रल इंडिया के लोकेशन से बहुत डिफरेंट है, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे क्लाइमेट जो है डिफरेंट होता है, इसीलिए रीजनल डिफरेंस इन क्लाइमेट देखा जाता है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो वो बहुत ही गर्म रीजन है, डेजर्ट वाली रीजन है। कोस्टल वाली रीजन की बात करें तो वो मॉडरेट है। अगर हम मुंबई या कोलकाता की बात करें तो वो मॉडरेट रीजन है, कोस्टल है, पर क्योंकि वो सी के पास है इसलिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। वहीं हम कश्मीर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम रीजनल डिफरेंस बोलते हैं, इसी को रीजनल डिफरेंस बोलते हैं कि अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलता है इंडिया में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे जैसलमेर और बीकानेर जो कि राजस्थान में है वो बहुत सी ज़्यादा गर्म है।
द्रास एंड कारगिल की बात करें जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड है। वहीं कोस्टल प्लेसेस की बात करें जैसे कि मुंबई और कोलकाता हो गए, वो मॉडरेट क्लाइमेट होता है, लेकिन मॉडरेट क्लाइमेट होने के बाद भी यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत होती है। ह्यूमिडिटी का रीज़न ये है क्योंकि मुंबई एंड कोलकाता सी से पास में है, इसीलिए यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है मौसनराम। मौसनराम मेघालय में है, ये रिसीव करता है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। वर्ल्ड की जो हाईएस्ट रेनफॉल है वो यहाँ पाई जाती है। वहीं कई कई बार जैसलमेर में ऐसा भी होता है कि यहाँ बिल्कुल भी बारिश ना हो। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन, रीजनल डिफरेंसेस हमको इंडिया में देखने को मिलते हैं। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? नेचुरल vegetation, grasses, shrubs, trees which grows on their own without the interference or the help from human being are called natural vegetations। जो grasses होती हैं, shrubs होते हैं, trees होती हैं, अभी हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं। ये जो होते हैं जैसे ट्रीज होते हैं, पौधे होते हैं, घास होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं जो खुद से उगती हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, उसकी हेल्प के, जो खुद से ग्रो करती हैं, उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि ग्रास, श्रब और ट्रीज में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, है ना। सो यू कैन सी द डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स ग्रो किए हैं। जो ग्राउंड पे ग्रो करता है ना, ये देखो, ये जो ग्राउंड पे ग्रो करता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ग्रासेस कहते हैं। जो ऑलमोस्ट 1.5 मीटर इस लेवल पे जो ग्रो करता है, 1.5 मीटर के लेवल पे जो ग्रो करता है, इसे हम श्रब्स कहते हैं। ये श्रब्स हैं। जो 20 मीटर्स के आसपास होते हैं, दे आर द यंग ट्रीज। और यही जो 40 मीटर्स तक जाते हैं उन्हें हम कैनोपी कहते हैं। और जो मैक्सिमम 60 मीटर्स तक जाते हैं उसे हम इमर्जेंट लेयर कहते हैं। तो ये जो है 1.5 मीटर तक का होता है श्रब, और इसके ऊपर के जितने होते हैं वो होते हैं ट्रीज होते हैं, और जो नीचे ग्राउंड पे होते हैं वो होते हैं ग्रास। सो दीज आर द 3 डिफरेंट वर्ड्स। now you can differentiate between them। why forest are necessary? forest क्यों necessary है? why forest are necessary for us? plant releases oxygen that we breathe। जो हम सांस लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, वो कहाँ से आता है? उसे रिलीज करने वाला कौन है? प्लांट। एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। हमने तो ऑक्सीजन ले लिया, ब्रीथ कर लिया और बाहर निकाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करेगा? इसे कौन यूटिलाइज करेगा? इसे यूटिलाइज करने वाला कौन है? प्लांट। रूट्स ऑफ द प्लांट बाइंड सॉइल एंड कंट्रोल सॉइल इरोजन। प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं एंड प्रिवेंट्स द सॉइल इरोजन। विंड, वाटर, रनिंग वाटर, इनसे बह जाने से उन्हें रोकती हैं। प्रोवाइड टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल वुड, फोडर, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, लैक्स, हनीज, गम्स एक्सेट्रा। इतनी सारी प्रोडक्ट्स हमें देती हैं, जो कि टिम्बर देती हैं फर्नीचर के लिए, फ्यूल वुड देती हैं, फोडर देती हैं जो हम एनिमल्स को खिलाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स देती हैं, हर्ब्स देती हैं, लाख ही देती हैं, हनी देती है, गम्स देती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल। ये जो फॉरेस्ट है वो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल का नेचुरल हैबिटेट होता है, नेचुरल रहने की जगह होती है। These are the few reasons why forests are very important, very necessary for us। Natural vegetation is destroyed due to the reckless cutting of the trees। ये जो नेचुरल वेजिटेशन जो खुद से ग्रो हो रहा है, फॉरेस्ट डेवलप हो रहा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन क्या करता है? अपने यूज़ के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए रेकलेसली ज़रूरत से ज़्यादा ट्रीज़ को काटता है, और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है। हम जो वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट है उसे डैमेज कर देते हैं। टू प्रिवेंट दिस बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है वन महोत्सव। वन महोत्सव एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और इसमें जो नॉर्मल पीपल हैं उनको एनकरेज किया जाता है टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज।
इससे क्या होता है कि ज़्यादा पीपल इन्वॉल्व होते हैं और ज़्यादा ट्रीज ग्रो करने के लिए। So this is the important program. You should always remember this. Wildlife. Wildlife क्या है? Animals that dwell in the forest. ऐसे animals, ऐसे जानवर जो forest में रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम wild life कहते हैं. Thousands of species, large varieties of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms are found in Indian forest. Indian forest में thousands of species of animals मिलते हैं, जिसमें रेप्टाइल्स भी होते हैं, एम्फीबियंस भी होते हैं, मैमल्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, इंसेक्ट भी होते हैं, वॉर्म भी होते हैं। टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। आप सभी को पता है कि जो टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है। अब देखते हैं कुछ कुछ एनिमल्स जो पर्टिकुलर रीजन पे मिलती हैं, जैसे कि एशियाटिक लायंस की बात करें तो एशियाटिक लायंस आर फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। गुजरात के गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न डायनासोर्स आर फाउंड इन असम। एलिफेंट्स की बात करें तो एलिफेंट्स आर फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। Camel are found in Great Indian Desert, and wild ashes are found in Run of Kutch. Wild goats, snow leopards and bears are found in Himalayan region. Every year we observe a wildlife week in first week of October. फर्स्ट ऑफ वीक ऑफ अक्टूबर में हम वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ एनिमल। एनिमल की हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करते हैं। कब? फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। अब बात करते हैं माइग्रेटिंग बर्ड्स के बारे में। माइग्रेटिंग बर्ड्स क्या होती हैं? माइग्रेटिंग बर्ड्स वो बर्ड्स होती हैं जो विंटर सीजन में अपने ओरिजिन वाले प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस में मूव कर जाती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो हैं पिन टेल डक, कर्ड्यूस, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट। दिस आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड। ये जो बर्ड्स हैं वो हमारी कंट्री में माइग्रेट करती हैं, विंटर सीजन के समय आती हैं हर साल। स्मॉल अब इसकी बात करें, ये जो लिटिल स्टिंग है, लिटिल स्टिंग जो है वो स्मॉलेस्ट माइग्रेटिंग बर्ड है जिसका वेट ऑलमोस्ट 15 ग्राम्स ओनली होता है, लेकिन इतनी छोटी होने के बावजूद ये ऑलमोस्ट 8000 किलोमीटर्स ट्रैवल करके आर्टिक रीजन से इंडिया आती है। आज की वीडियो के साथ हमारा 6th NCERT ज्योग्राफी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम 6th की हिस्ट्री का पार्ट कवर करेंगे। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियोस यूजफुल then please do like my video, share it with your friends, and please subscribe to my channel. It will really give me a positive feedback. So thanks for watching my video. Thank you very much.